तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आपका स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। जैसा कि मैं आपका गौरव भैया, है ना। आपको क्या पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, है ना। तो जैसा कि आपका दो चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है और आपका तीसरा भी लेक्चर आने वाला है। तो आप बस बने रहिएगा, आपका लेक्चर आ जाएगा तीसरा 1-2 दिन में और ऐसे खत्म हो जाएगा आपका सारा तो जैसा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथ, आप जानते भी होंगे। और मैं वैसे बस मेरा मैथ जो है इंटरेस्ट है, मतलब बस मैथ पढ़ना ऐसा कुछ, ठीक है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है मैथ। वैसे तो मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको बायो भी पढ़ाऊँगा आपसे। जैसा कि आज मैं आपका पहला चैप्टर जो है बायो का जैव प्रक्रम, मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो आप देखते रहिएगा जैव प्रक्रम क्या कैसे होता है, इट मीन्स लाइफ प्रोसेस, ठीक है। उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैव प्रक्रम होता क्या है ना। तो देखो जैव प्रक्रम क्या होता है, यहीं पर लिख देता हूँ डिफिनीशन। देखो जैव प्रक्रम क्या होता है ना। देखो मतलब जैव प्रक्रम जीवों में वे सभी, मतलब क्या, जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। इट मीन्स जैसे कोई भी चीज, मतलब हमारे जो प्रतीक्षा तंत्र है, मतलब जो हमारी सुरक्षा का काम करते हैं। जैसे कि अभी हम कहीं जा रहे हैं ना, तो जा रहे हैं और कहीं से लग गया, जैसे कि मेरी वहां पर यहाँ पर मेज रखी हुई है, ऐसे लग गया, ठीक है, ऐसे छिल जाता है, ठीक है, कुछ हो जाता है। तो फिर हम उस पर ध्यान नहीं देते ना, दवा ववा नहीं लेते हैं। लेकिन फिर 1-2-3-4 दिन में ये धीरे ठीक हो जाता है, फिर पहले जैसे मतलब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं इसको, हम लिखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो क्या होता है जैव प्रक्रम, है ना। जैव प्रक्रम जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षा का कार्य करते हैं। इट मीन जानते हैं अनुरक्षा का मतलब, जैसे कि हमारे जो जीव है, कोई भी जीव हो गया, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, मतलब इत्यादि जो भी कोई जीव हो गया, जैसे मनुष्य भी हो गया, मनुष्य भी तो एक जीव है। तो देखो जैसे क्या होता है कि हम कहीं जा रहे हैं ना, जा रहे हैं ऐसे कोई काम कर रहे हैं जल्दीबाजी में, से लग गया मेरे हाथ में अचानक से, ठीक है। और मैं दवा नहीं ली, उसको मतलब गौर नहीं किया, ठीक है। कुछ दिन, 2-3-4 दिनों में वो जो है अपने आप ये हाथ जो क्या होता है ठीक हो जाता है ना। और जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पैर में ठेस लग गया, मतलब फूट गया पैर, खून निकलने लगना अंगूठा में, तो वो भी ठीक हो जाता है ऐसे कुछ, ऐसे नॉर्मली काम करने मतलब 2-4 दिनों में, ठीक है। जैव प्रक्रम हम इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षा का कार्य करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। दो जैव प्रक्रम में क्या होता है, एक जैसे सजीव और निर्जीव, क्या, सजीव एवं निर्जीव। देखो पहला क्या हुआ, सजीव, सजीव, और दूसरा क्या हुआ, देखो सजीव मतलब जैसे आप जब बचपन में थे तो कोई मामा आ गए, मौसा मौसी, बुआ और फुआ फूफा, लोग कोई भी आ जाते हैं, क्या पूछते हैं, बबुआ कहीं में पढ़ते हो, तुम क्या बोलते हो, 3-4 में है। अच्छा तो बताओ सजीव किसे बोलते हैं, सजीव, दो सजीव का उदाहरण दो, तो तुम क्या बोलते हो, सजीव, कुत्ता, भेड़, बकरी, ऐसे तो बता देते तुम लोग, ठीक, बता देते थे। तो वैसे भी आज हम भी यहाँ पढ़ते हैं क्लास 10th में, सजीव, सजीव किसे कहते हैं बताओ, जिसमें जान हो उसे हम सजीव कहते हैं। और ये क्या सजीव, हाँ क्या, जिसमें जान हो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम सजीव कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्या हो गया, बकरी, मानव, पेड़,
पेड़ पौधा आदि, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे क्या है, क्या है ये सब हमारे, ये सब हमारे सजीव, मतलब इनमें जान पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब हमारे सजीव हो गए। अब दूसरा क्या आता है, निर्जीव आता है हमारा, क्या आता है, निर्जीव। सजीव जिसमें जान हो उसे हम सजीव कहते हैं, और निर्जीव किसे बोलते हैं, चलो निर्जीव देख लेते हैं हम लोग। निर्जीव जिसमें जान नहीं पाया जाता, जिसमें जान नहीं पाया जाता, ठीक है, जिसमें जान नहीं पाया जाता, जैसे मेज, ठीक है, कागज, कागज, कलम आदि, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निर्जीव। जिसमें जान नहीं पाया, जिसमें जान पाया जाता है सजीव, जिसमें जान नहीं पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना देख लो, अभी हम आगे कुछ और बताते हैं आप लोग। अब क्या बात करते हैं, जैसे सजीव निर्जीव हो गया। अब हम बात करते हैं पोषण का, मीन्स न्यूट्रिशन। पोषण देखो क्या होता है, पोषण, पोषण हम उसे कहते हैं किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए हमें जो ऊर्जा, हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शरीर में ऊर्जा लेने के लिए हमें पोषण का, मतलब पोषण का आवश्यकता, मतलब पोषण का ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पोषण। देखो हमें किसी भी कार्य कर, हमें किसी भी कार्य करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसी ऊर्जा को हमें लेने के लिए मतलब ऊर्जा को लेने के लिए हमें पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषण तत्व क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम क्या खाते हैं, टमाटर, आलू, रोटी, कुछ भी हम लोग खाते हैं, ठीक है, उससे हमें क्या होता है, पोषण तत्व मिलता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। हम इसको लिख के आपको दिखाते हैं, ठीक है, पोषण। पोषण, हाँ तो स्टूडेंट देखते हैं ना कि पोषण क्या होता है ना। अभी हमने आपको बताया था जैसे कि जैव प्रक्रम क्या होता है, सजीव और निर्जीव क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था, है ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अभी मैं आपको बताता हूँ पोषण जो होता है क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, है ना। जो न्यूट्रिशन होता है क्या होता है, देखो क्या लिखा गया है, किसी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शरीर में ऊर्जा लेने के लिए हमें पोषण तत्वों को ग्रहण करना होता है। देखो अगर क्या होता है, किसी काम को अगर हम करते हैं, मतलब हमारी शरीर करती है, कोई भी जीव कोई भी काम करता है तो उसको ऊर्जा के लिए, है ना, जो ऊर्जा है उसको ऊर्जा के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, उसको जब ऊर्जा चाहिए होगा तो उसको क्या जरूरत पड़ेगा, पोषण तत्व जरूरत पड़ेगा, है ना। उसको पोषण तत्व जो है लेना पड़ेगा, तभी तो जाकर उसको शरीर को ऊर्जा मिलेगी, तभी तो कोई वह काम कर पाएगा, है ना, कोई वर्क कर पाएगा, है ना। इसीलिए जो पोषण तत्व क्या होता है, जैसे टमाटर, गाजर, मूली, जो आप लोग खाते हो, दाल हो गया, और काजू, बादाम, ये सब आप ज्यादा प्रिफर करते हो, ज्यादा पसंद भी करते हो, है ना। और जो आप बीमार होते हो, कुछ होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर लोग ये खाते हैं, ये खा लो, वो खा लो, तो वही पोषण तत्व होता है ना। आप उसको खाओगे तो फिर आपका जो है शरीर में ऊर्जा आई, तब जाके आप कोई काम कर पाओगे, है ना। वही है पोषण, वही है पोषण तत्व। पोषण क्या होता है, किसी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, शरीर में क्या है, शरीर में ऊर्जा को लेने के लिए हमें पोषण तत्वों को ग्रहण करना होता है। पोषण तत्व क्या होता है, जैसे कुछ भी आप मान लो, काजू, बादाम, कुछ भी जो आप प्रेफर कर सकते हो, खा सकते हो, है ना। वैसे जब मैं छोटा था, कभी कहानी बताऊंगा मैं अपनी लाइफ के बारे में, तो आप जानोगे तो
पता चलेगा आपको। तो हमारी माता जी जो हैं वो काजू और बादाम रखती थी, और एक अलमारी होती है, आप जानते हो, उसमें खोला जाता है, दो दो डोर होते हैं, अलमारी ऐसी होती है, ऐसे आप जानते हो, यहाँ पर ऐसे लगा होता है, यहाँ लॉक लगा होता है, अंदर खाने होते हैं, लोहे की होती है ये, है ना। तो इसी में रखा जाता था, और काजू, एक दो काजू, एक दो बादाम ऐसे दिया करती थी। भाई बचपन में बहुत कष्ट से हम यहाँ तक आए हैं, आप लोग को पढ़ा रहे, तो फिर आप पढ़ो, ठीक है, बाद में बताऊंगा मैं। तो ये पोषण तत्व होते हैं, है ना, और ये सब होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पोषण मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जो दो प्रकार के होता है। क्या होता है कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, मतलब किसी बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हाँ तो चलो देखते हैं, है ना, क्या है। देखो, जो हमने अभी क्या बताया था, पोषण न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं, है ना, तो उसको बता दिए क्या होता है। उसमें क्या बताया था मैं, किसी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में हमें ऊर्जा लेने के लिए क्या होता है, पोषण तत्वों की जरूरत पड़ती है। पोषण तत्व मैंने क्या बताया था, जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं उसे पोषण तत्व कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग क्या खाते हैं, गाजर, मूली, टमाटर, काजू, बादाम, कुछ भी खाते हैं तो पोषण तत्व होता है। वैसे ही देखो, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण, क्या होता है, स्वपोषी पोषण। एक होता है विषम पोषी पोषण, है ना। एक क्या होता है, स्वपोषी पोषण, एक होता है विषम पोषी पोषण। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो देखो, जो स्वपोषी पोषण होता है वह क्या होता है, वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। किसी जो उनको भोजन बनाना है ना, तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, मतलब ठीक है, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, आश्रित नहीं रहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे जो है अपना भोजन वह स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता, मतलब आश्रित नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अब आगे बताते हैं विषम पोषी पोषण, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। हाँ तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी क्या बताया था कि मतलब पोषण क्या होता है। पोषण जैसे दो प्रकार के होते हैं। एक मैंने बताया था स्वपोषी पोषण, एक बताया था मैंने विषम पोषी पोषण। जो मैंने आपको स्वपोषी पोषण बताया तो मैं क्या बताया था, जो स्वपोषी पोषण होता है उसको मैं क्या बताया था आपको, बताओ। वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पर क्या होते हैं, मतलब आश्रित नहीं होते हैं। इट मीन्स मतलब किसी दूसरे के ऊपर वो डिपेंड नहीं होते, है ना। तो उसे जैसे क्या मैं बताया था, हरा पेड़ पौधा क्या होता है, किसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो वैसे ही क्या होता है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण में क्या होता है, वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, मतलब किसी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि तुम निर्भर हो ना, मानव भी किस पर निर्भर है, मानव क्या खाता है, किसी दूसरे पर निर्भर है। जैसे कि वो पत्तियां, मतलब जैसे आप पालक खाते हो, पालक और कुछ खाते हो, मरचा खाते हो, टमाटर खाते हो, ये सब हम पौधों से प्राप्त करते हैं ना। वही हम मतलब किसी दूसरे पर निर्भर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं, है ना। उसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे क्या हुआ, वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, मुर्गा आदि। जैसे कि तुम भी तो किसी के ऊपर आश्रित रहते हो। जैसे कि क्या हुआ कि तुम क्या खाते हो, मुर्गा खाते हो ना, तुम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, जैसे कि तुम्हारा उसके बिना जीवन यापन नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि तुम तुम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। और विषम पोषी पोषण मतलब होता है कि तुम किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड हो। और जो हमारा क्या था, स्वपोषी पोषण मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो था, वो क्या था कि किसी एक दूसरे के ऊपर
आश्रित नहीं होते हैं, मतलब डिपेंड नहीं रहते हैं। तो क्या था हमारा, यही था हमारा न्यूट्रिशन। अब आगे हम बताते हैं विषम पोषी पोषण के प्रकार। ठीक है, हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बताया था, क्या विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण वह होता है, एक मिनट यार, हाँ, विषम पोषी पोषण वह पोषण होता है, वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, मतलब उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हम एक खुद मानव खुद एक विषम पोषी पोषण के रूप में आता है, जैसे वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि भेड़ बकरी क्या खाती है और दूसरे के ऊपर डिपेंड है, क्या खाती है, चारा खाती है ना, घास फूस खाती है, तो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो विषम पोषी पोषण में जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि क्या होता है, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण होता है, क्या देखो, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, है ना। तो विषम पोषी पोषण हमने क्या बताया आपको, जैसे कोई भी जीव, विषम पोषी पोषण वह पोषण होता है जैसे कोई भी जीव एक दूसरे प्राणी के ऊपर, मतलब जीव के ऊपर आश्रित रहते हैं, मतलब उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण। तो वही विषम पोषी पोषण जो है वो हमारा 3 प्रकार का होता है, जैसा कि ये परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण एंड प्राणी संपोषण होता है। ठीक है, और जो परजीवी पोषण होता है उसमें क्या होता है कि परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे बिना हानि पहुंचाए उससे भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। क्या होता है परजीवी पोषण, वह पोषण है जिसमें जीव एक दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे बिना क्षति पहुंचाए, उसे बिना हानि पहुंचाए और उससे भोजन प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि अरे बबुआ, तुम नहीं पता तुमको, अरे जो तुम्हारी महिला मित्र है, अरे तुम्हारी वही जो रोज पूछती है, अरे मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, उन्हीं के बलवा में एक होता है जीव, जू मतलब ढील पड़ा होता है, जू होता है, जू, है ना। तो वही जू क्या होता है, परजीवी पोषण वही होता है ना। तो परजीवी पोषण हो गया आपका। और तो हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारा परजीवी पोषण जो है मैंने आपको बता दिया, परजीवी पोषण कि वे जीव जो किसी एक दूसरे जीव के अंदर रहकर अपना भोजन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। जैसे कि जू, तुम्हारी मैडम जी के बलवा में रहता है जू, उन्हीं से पोषण ले लेता है, तुम्हारी मैडम जी को पता नहीं चलता, बस तुमको यही पता रहता है कि अरे तुम कहाँ गई थी कल, हाँ तुम तो हमसे बतियो नहीं की, यही तुमको पता रहता। लेकिन तुमको एक चीज ये बिल्कुल नहीं पता होता कि तुम्हारे मैडम के बलवा में का है, जू है, ढील है। ठीक है, तुम तो उसको देख ही नहीं पाते, बस एक कई चीज तुम देख लेते हो। चलो यहाँ देखो, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। मृतजीवी पोषण जो होता है, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा कार्बनिक से प्राप्त करते हैं, जैसे कि फफूंदी कवक। जैसे कि बाबू तुम जानते हो, जो तुम्हारे घर पर रखा होगा कोई पेड़ होगा, अगर उसको हम काट देते हैं तो बरसात में देखते होगे तुम लोग, काट लेकर कहीं रखा गया, जैसे कि हमारे घर पे बहुत होता है, हम लोग उसको काट के रख देते हैं, पेड़ वाला आते हैं, जो पेड़ खराब हो गया, जो हमारे काम का नहीं है, अब जो गिर गया उसको हम काट के लाएंगे, रख देंगे, क्या बोलते हैं उसको, गजहर बना देते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश जौनपुर की भाषा में बोलते हैं गजहर। उसको हम बना देते हैं, फिर उसी पर कुछ अपना सामान रखते हैं, जैसे कि उपली रख देते हैं और कुछ रख देते हैं। तो उसी जो मृत है वो तो भाई पेड़ मृत हो गया। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मृतजीवी पोषण, क्या देखा कि मृत जीव में होता क्या है, अपना भोजन वो मृत जीवों के शरीर में रहकर मृत जीवों के शरीर पर से प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे कि क्या हो गया, कवक हो गया, फफूंद हो गया, है ना। मैं आपको बता दी। आप क्या है, प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ के अंतः ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। जैसे कि अमीबा, देखा बबुआ, अमीबा का जो शेप है, मतलब जो उसका आकार है, वो आइए चाहिए टेढ़ा मेढ़ा रहता है, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है।
जैसा कि एक हमारी जैसे कोई बाइक हो गई, उसका एक शेप ही फिक्स होता है ना। बाइक ऐसे बने, दो पहिए रहेंगे उसमें, फिर हैंडल रहेगा, गियर रहेगा, ब्रेक रहेगा, सीट रहेगा, तेल टंकी रहेगा। तो वैसे ही इसमें रहता है कि इसमें कोई अमीबा का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, उसका आकार फिक्स नहीं होता, वो टेढ़ा मेढ़ा जैसे मन तैसे रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि पहले जो अमीबा है ये, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इट मीन्स कि ये क्या केंद्रक है। फिर यहाँ पर अमीबा के पास एक उसका भोजन आया, तो फिर ये अपना शेप, आओ आओ मेरे राजा मेरे अंदर आओ, मतलब भोजन को अपने अंदर लेता है। फिर ये देखो पूरा अंदर कर लिया है, ये देखो अपने पेट में भर लिया है, इसका पाचन इसके शरीर में अमीबा में ही होगा। ठीक है बबुआ, तो आपका ये जो है विषम पोषी पोषण के जो तीनों उदाहरण, तीनों प्रकार थे वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका क्या आएगा, वाष्पोत्सर्जन, उसके बाद हम आपको बताएंगे प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे बताते रहेंगे, फिर आपका धीरे धीरे काम होता रहेगा, चलता रहेगा। फिर आपको यार शायरी भी सुनाएंगे, आपके विवेक भैया ने एक शायरी सुनाया था, वही शायरी मैं भी आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, वो शायरी क्या थी, बारिशें होती रही और बादल गरजते रहे, नहीं, बारिशें होती रही और बादल चीखते रहे, बारिशें होती रही और बादल चीखते रहे, वो किसी और के छतरी तले चलती गई, वो किसी और की छतरी तले चलती गई और हम अकेले भीगते रहे। आपके विवेक भैया ने बताया था कि मैं आपकी गौरव भैया ने आपको ये डेडिकेट किया है, तो मैंने इसको सुना दिया, लेकिन विवेक भैया भी सुनाया तो कोई बात नहीं, आप भी उनका देख लेना, मेरा भी देख लेना, जिसका अच्छा हो अच्छा सा कमेंट कर देना। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या, वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों अब हम क्या देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्प को बाहर करने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जो वाष्प मतलब जो हवा होती है उसको बाहर करने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के पत्तियों की उपस्थित रंध्र मतलब स्टोमेटा जो होता है, पौधों की जो पत्तियां आप देखोगे ना, पत्ती के नीचे बहुत छोटा छोटा माइन्यूट सा छिद्र होता है, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। जब आप माइक्रोस्कोप चश्मा मतलब माइक्रोस्कोप, जब आप माइक्रोस्कोप से जब आप उसमें देखोगे तब आपको दिखेगा उसमें कि छोटा छोटा क्या होता है, छिद्र होता है। उसी छिद्र को क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। तो उसी से क्या होता है, वाष्प जो है बाहर निकलती है। और रंध्र क्या होता है, देखो रंध्र में वाष्पोत्सर्जन होता है। गैसों का विनिमय, इट मीन्स गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को जो पत्ती है वो अंदर लेती है और O2 को बाहर छोड़ती है। वाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर से मापा जाता है, और बारिश होने का कारण भी वाष्पोत्सर्जन को भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका वाष्पोत्सर्जन। हम आपको पढ़ाते हैं प्रकाश संश्लेषण, तो इसको अच्छे से देखो क्या है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्प को बाहर करने की क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों के पत्तियों में उपस्थित रंध्र में होता है। पौधों के पत्तियों के उपस्थित रंध्र होता है। रंध्र क्या होता है, रंध्र जो होता है जो पौधा पत्तियां होती है, पत्तियों के नीचे छोटा छोटा सा मतलब एकदम माइन्यूट सा छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की उपस्थिति होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और रंध्र क्या होता है, रंध्र मैंने आपको बताया। वाष्पोत्सर्जन होता है गैसों का विनिमय, इट मीन्स गैसों का मतलब ट्रांसफर होना, आदान प्रदान होना, O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर, अरे यार नहीं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और O2 ऑक्सीजन को बाहर देना, ये होता है रंध्र में। और क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर से मापते हैं, और बारिश होने के कारण भी हमारा वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ठीक है, तो हाँ, तो दोस्तों अब हमारा क्या आ गया, प्रकाश संश्लेषण, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपने पौधा पत्तियों के द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। ठीक है, तो देखते स्वीकार, देखो क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में
किसी चीज का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अरे तो वही हुआ ना बाबूआ, प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की पत्तियां, प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं, स्वयं भोजन बनाती हैं। हमने अभी पीछे पढ़ा था ना, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है कि मतलब वो खुद ही अपना भोजन बनाते हैं, वैसे यही है प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फल स्वरूप पौधों C6H12O6 मतलब ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। अब देखो ये आपका इक्वेशन बबुआ, ये आपका पूछा जाता है बड़े से बड़े क्वेश्चन में, ये आपका पूछा जाता है, बहुत जरूरी है, ये पूछा जाता है। अभी मैं आपको इसको बैलेंस कर देता हूँ, ना बैलेंस कर पाऊँ तो आप अपने विवेक भैया से बैलेंस करवा लेना। वैसे तो ऐसा है नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं भी केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, लेकिन मेरी केमिस्ट्री थोड़ा वीक है, तो देखो कर देते हैं यार हम बैलेंस। देखो आपको विवेक भैया ने बैलेंस करना दिखाया होगा, कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो हम यहाँ पर 6 कर देते हैं। अब देखो 6 दूनी 12, ऑक्सीजन आपका 12 हो गया, तो यहाँ पर 12 लगा दो, है ना, तभी तो ऑक्सीजन 12 होगा। नहीं यार 6 ही रखो, कहाँ 12 रखो, 6 रखो। उसके बाद ये 6 हो गया, और इसको भी 6 कर दो, कहाँ लिखो, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और C6H12O6। अब देखो हाइड्रोजन 12 कहाँ पर है, हाइड्रोजन 12 करने के लिए यहाँ पर 12 कर दो, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन। तो आपके पेपर में यही पूछा जाएगा, आप लोग यही करोगे तभी ये आपका आएगा। ओके, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ क्लोरोप्लास्ट, मतलब इट मीन्स हरित लवक। हरित लवक क्या होता है? हरित लवक में ही हरे रंग का, मतलब हरित लवक में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो हाँ दोस्तों देखते हैं, ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे कि हरित लवक, इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरित लवक में ही हरे रंग का वर्णरहित पाया जाता है, इसी के कारण पौधे हरे होते हैं। देखो हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसी के कारण मतलब क्या होता है, जो पौधा होता है वह मतलब हरे रंग का होता है ना। और देखो क्या है, पाचन तंत्र अब आता है हमारा। पाचन तंत्र जो होता है, कई तंत्रों से मिलकर भोजन को पचाना ही पाचन तंत्र कहलाता है, ठीक है। जो पाचन तंत्र होता है, कई तरीके से मतलब कई प्रकार के तंत्र होते हैं, उससे मिलकर हमारा जो है भोजन को पचाया जाता है, उसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। और इसके बाद आता है जैसे कि पाचन होता क्या है, मतलब आप तो पाचन तंत्र जान गए कि कई तंत्रों से मिलकर जो भोजन को पचाया जाता है उसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। और देखो पाचन क्या होता है, इट मीन्स देखो जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक है। पाचन क्या कहलाता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और देखो ये जो क्रिया होती है, ये पाचन क्रिया जो होती है फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके से होती है, फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके से होता है। और क्या होता है, यह जो पाचन का मुख्य कार्य होता है, ये भोजन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसी का पाचन, मतलब भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम पाचन कह देते हैं। और देखो पाचन किसको किसको मतलब जो पाचन होता है तो किसमें होता है, जैसे कि पाचन जो होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में होता है, और वसा और प्रोटीन और फैट में ये पाचन हो सकता है। और हमारा पाचन किसमें नहीं हो सकता है, जैसे कि जल, विटामिन और खनिज का पाचन हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आगे हम अभी देखते हैं, उन सभी चीजों को लिख देते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं। हाँ तो देखो हमारा क्या आ गया, पाचन आ गया, ठीक है। अभी मैंने आपको पाचन क्या बताया था कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यह क्रिया फिजिकल एवं केमिकल दोनों तरह से होता है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है। देखो हमारा जो पाचन का मुख्य कार्य होता है, ये भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना
पाचन का मुख्य कार्य होता है, और ये फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके से होता है। जैसे कि जब हम कोई चीज खाते हैं तो फिजिकली मुंह में ले रहे हैं, ठीक है, फिजिकली ले रहे हैं ना अपने हाथ से, भाई साहब जी, फिजिकली मुंह में ले रहे हैं। और जो हमारा लार बनता है मुंह में, ठीक है, लार से क्या होता है, वो केमिकल है भाई साहब जी, लार से केमिकल है, मुंह में जाता है, फिर तुरंत क्या होता है, जब हम खाते हैं तुरंत से हमारा पाचन क्रिया जो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दोनों तरह से होता है। और देखो, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये पचता है, ठीक है, ये पचता है, ये जो है पचता है। और पानी, खनिज और विटामिन जो है नहीं पचता है, ठीक है, पानी, खनिज, विटामिन जो है नहीं पचता है। क्या क्या पचता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पचता है, और पानी, खनिज, फैट जो होता है वो नहीं पचता है, ठीक है, पानी, खनिज और विटामिन जो है नहीं पचता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, एक मिनट। हाँ, तो देखते हैं, देखो अब क्या आता है, देखो हमारा जो पाचन तंत्र के बाद हम क्या पढ़ते हैं, आहार नाल, ठीक है। आहार नाल मतलब जैसे हम जो आहार, जो खाना पीना सब लेते हैं, उसकी नाल जो होती है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, आहार नाल की लंबाई लगभग कितना होता है, 22 फीट या 9 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल के भाग क्या क्या, देखो जब आहार लेते हैं सबसे पहले क्या आएगा, मुख आएगा, मुख के बाद ग्रास नली आएगी, ग्रास नली के बाद अमाशय, इट मीन्स हमारा पेट आएगा, पेट के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, मलाशय वो जो आप सुबह जाकर निकाल देते हो, ठीक है, आपका मलाशय हो जाएगा। देखो मुख में क्या आता है, जीभ आता है आपका, दांत आता है, और लार ग्रंथि आती है, ठीक है। तो हम पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं जीभ के बारे में, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं जीभ के बाद फिर हम दांत के बारे में कुछ देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे आपका लाल ग्रंथियां देख लेते हैं, ठीक है। चलो जीभ के बारे में देख लेते हैं पहले। किसके बारे में, पहला दांत है, तो भाई दांत ही देखो ना, दांत, ठीक है। तो हमारा दांत में क्या होता है, तो जो वही दतवा से, जिस दांत से तुम सवेरे खाते हो, कोई भाई साहब किसी का होगा कि वो खाता होगा सुबह 5 बजे, कोई उठ के बिना दतुअन ब्रश किए शुरू हो जाता होगा, और कोई क्या होता होगा, अच्छे से उठता होगा 4 बजे ब्रश करके, उसके बाद अपना कुछ खाता पीता होगा, नाश्ता, फिर खाना, ऐसा चलता है, ठीक है। भाई देखो हमारा नाश्ता वास्ता नहीं होता, मैं उठता हूँ 6-7 बजे, उसके बाद मैं तुरंत खाने पे जुटता हूँ। यहाँ देखो हमारा उत्तर प्रदेश है, जौनपुर है, यहाँ नाश्ता वास्ता का हम लोग प्रबंध नहीं कर पाते हैं। पहले उठते हैं तो फिर हम ब्रश करके बस वही जुटते हैं दाल चावल सब्जी रोटी पे। हाँ, तो देखते हैं दांत। दांत जो होता है, मुख्यतः दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं महोदय जी। 4 प्रकार में कि पहला कौन सा प्रकार होता है, पहला होता है कृतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचौड़क, और चौथा होता है चौड़क, ठीक है। तो ये जो हमारे दांत होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं महोदय जी। अभी लेकिन हम इसको पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं आपका 1 शॉट ले रहा हूं, तो हम पूरा नहीं बताएंगे, इतना आप देख लो। आपके पेपर में मैं जहां तक आशा करता हूं ये नहीं आएगा, और आएगा तो आप इतना कर दोगे, फिर भी आप इसके बारे में लिख सकते हो, ये फाड़ने का काम करता है, ये जो हमारा दांत होता है ये फाड़ने का काम करता है, पीछे जो होते हैं वो हमारे चबाने के काम आते हैं, और ऐसे ऐसे हमारे दांत हैं, ठीक है महोदय जी। तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, इसका कोई फार्मूला होता है, उसको हम बता देंगे। और एक हमारा होता है दांत वो तो हो गया, इसके बाद हम आते हैं अपनी जीभ के बारे में, उसके बाद हम आएंगे अपनी लार ग्रंथियों के बारे में। तो हम आते हैं जीभ के बारे में, सबसे अब बताते हैं इसके बाद, ठीक है महोदय जी। तो देखो जीभ क्या होती है, दांत तो हो गया, अब हम देखते हैं जीभ के बारे में। हाँ, तो चलो जीभ के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, जीभ, ठीक है।
हम अपने जीव के बारे में देखते हैं, ठीक है बच्चों। अरे बच्चों नहीं, मेरे दोस्तों, मेरे चुन्नू, मेरे मुन्नू, देखो जीव, तो देखो वही जीव जिससे आप पता करते हो कि आ, आज हमारी दाल में जो है नमक ज्यादा है, हाँ, और ये सब्जी बहुत तीखी है और ये मिठाई बहुत मीठी है। तो ये रसगुल्ला बहुत अच्छा है ये, और क्या होता है, और ओ इमली ये बहुत खट्टी है, ये दवाई बहुत कड़वी है। तो ये सब हमारे जीव के बारे में ही पता चलता है। तो हम देखते हैं, ठीक है। देखो जीव में पहले यहां पर हम मार्क कर देते हैं, ये 1 2 2 3 3 4, हमारा जीव कुछ इस प्रकार का होता है। तो अब देखो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा हमारा जीव कहाँ जाता है, क्या बताती है हमारी जीव कि पहले कि कौन सा खट्टा, कौन सा मीठा, कौन सा क्या। सबसे पहले ये जो हमारा पहला नंबर मैं लिखा हूं, ये आपको बताता है क्या, स्वीट, मतलब मीठा आपको बताता है। ये क्या बताता है, ये आपको मीठा बताता है, स्वीटी बताता है, ठीक है। मीठा, स्वीट है, मीठा है, ये आपको बताता है। दिख नहीं रहा होगा, हम फिर इसको मिटा कर लिखते हैं अच्छे से, स्वीट, स्वीट, मीठा, चल नहीं रहा भाई, स्वीट मीठा, हाँ, जो हमारा यहाँ पहले होता है ये हमारा स्वीट बताता है, मीठा, और ये हमारा सॉल्टी मतलब नमकीन बताता है। रुक तो मैं ब्लैक से लिखता हूं, क्या बताता है, नमकीन, ये हमारा नमकीन बताता है, मतलब सॉल्टी, ये हमारा सॉल्टी, ये हमारा मीठा नमकीन, और ये जो हमारा तीसरा होता है ये हमारा खट्टा बताता है, क्या, खट्टा बताता है। इट मीन सारो इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और जब हमारा इतना हो गया खट्टा मीठा, ये चौथा वाला जो है ये हमारा क्या बताता है, कड़वा। देखो क्या होगा, जो हमारा पहले आता है ये हमारा मीठा बताता है। जब आप मिठाई खाते हो ना, यहीं से पता लग जाता है कि तुम मीठा खाए हो। अगर यहाँ बगल में जाता है जीभ के तो आपको पता चलता है नमकीन है, यहाँ जाता है तो पता चलता है खट्टा है, भाई साहब इमली बहुत खट्टी है। और ये हमारा बताता है कड़वा, क्या बताता है ये हमारा कड़वा बताता है, ठीक है। ये हमारा कड़वा बताएगा, ये खट्टा बताएगा, नमकीन बताएगा, ये मीठा आपको बताएगा। हमारा जीव ऐसे होता है। पता है कुछ, समझिए कुछ आप लोग की नहीं जीव के बारे में। तो अब हम देखते हैं, जीव हो गया, हम देखते हैं लार ग्रंथियां, ठीक है। और हाँ एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जो आप लोग तीखा खाते हो है ना, तीखा, जब आप लोग मरचा खाते हो कोई स्वाद नहीं होता है आपका। स्वाद जैसे खट्टा मीठा और तीखा का हम और कड़वा का लगा सकते हैं महोदय जी, लेकिन जो हमारा तीखा हम खाते हैं कोई स्वाद नहीं होता है। एक तरह का वो पेन होता है, एक तरह का वो दर्द होता है, ठीक है। वो दर्द ही होता है, जो हम तीखा खाते हैं ना दर्द होता है। ये मत समझते कि हमारा स्वाद है, तीखा स्वाद, स्वाद नहीं होता महोदय जी, ये हमारा दर्द होता है। तो अब हम आपको बताते हैं लार ग्रंथियों के बारे में, बस चलिए लार बताते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, लाल ग्रंथियां जो होती हैं, लाल ग्रंथियों में सबसे पहले जो एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है जानते हो, जो हमारा क्या होता है, देखो इसमें कौन सी एंजाइम पाई जाती है, इसमें टाइलिन एंजाइम पाई जाती है, जो स्टार्च मतलब मंड का पाचन करता है, ठीक है। क्या पाया जाता है एंजाइम, इसमें टाइलिन
टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है। देखो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च मतलब मंड का पाचन करता है। देखो जो हमारी लाल ग्रंथियां होती है, इसमें जो एंजाइम पाया जाता है, कौन से एंजाइम पाया जाता है, वो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो हमारे स्टार्च, जो हमारे मंड, स्टार्च को मंड भी कहते हैं, उसको पाचन करने में हमारी मदद करता है। वो हमारी लाल ग्रंथियां होती हैं। अब हम देखते हैं, इसके बाद आता है हमारी छोटी आंत, उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन सब का जो स्ट्रक्चर होगा, हम दूसरी क्लास में सारे स्ट्रक्चर जो हमारे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होंगे महोदय जी, जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इंपॉर्टेंट डायग्राम होंगे, पूरा डायग्राम जो 8-10 डायग्राम होगा वो हम बता देंगे, जो आपके बोर्ड में आएगा 18 तारीख को, जो हमारे बोर्ड में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं छोटी आंत। क्या छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत देखते हैं हम लोग। देखो छोटी आंत में क्या होता है, 3 भाग होता है। छोटी आंत में मुख्यतः 3 भाग होता है। कौन कौन सा होता है, देखो पहला हमारा जो है, इसमें कितने भाग होते हैं, 3 भाग होता है। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होता है। पहला क्या था, पहला हमारा है डायोडीनम। पहला हमारा डायोडीनम है। देखो पहला हमारा डायोडीनम और दूसरा है जेजुनम। क्या, जेजुनम है। और तीसरा जो हमारा है इलियम है। क्या है हमारा, इलियम, ठीक है। पहला हमारा डायोडीनियम, दूसरा हमारा जेजुनम, तीसरा हमारा इलियम। इसमें देखो जो हमारा डायोडीनियम है, इसमें जो है हमारा क्या आता है, मुख्यतः 2 चीजें आती हैं। कौन कौन सा आता है इसमें हमारा, इसमें जो हमारा पहला यकृत आता है, यकृत हमारा, इसमें यकृत आता है। यकृत बाद आमाशय आता है, दूसरा आमाशय आता है। एक हमारा यकृत, एक हमारा आमाशय। अब हम बात करते हैं, यहीं पर हम आमाशय की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके पहले हम यकृत की बात कर लेते हैं। किसका, यकृत का। यहीं पर हम अपने यकृत का बात कर लेते हैं। यकृत जो होता है, जो हमारा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। अगर आपके ये जो आपके मतलब OMR वाला नहीं आता, ये हमारा करोड़ों बार पूछा गया है कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि होती है। तो आप आंख मूंद के टिक मार देना, यकृत होता है हमारा, ठीक है। यकृत जो होता है हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी क्या होती है हमारी, यकृत जो होती है हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा यकृत होता है, कौन, ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पेपर में करोड़ों बार पूछा गया, ठीक है बच्चों। क्या पूछा गया, करोड़ों बार, मतलब करोड़ों बार नहीं, कई बार पूछा गया। करोड़ों बार तो हमारा पेपर ही नहीं हो रहा था, उसके पहले हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे। तो इसका जो कलर होता है ये भूरे रंग का होता है। कौन से रंग के होता है यकृत,
भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का, भूरे रंग का होता है। महोदय जी कौन से रंग का होता है? ये हमारा भूरे रंग का होता है। इसमें पित्त रस का श्रावण भी होता है। जो हमारा यकृत होता है इसमें क्या होता है? इसमें पित्त रस का श्रावण भी होता है। क्या होता है इसमें? इसमें मैंने क्या बताया इसमें? इसमें देखो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसमें ये भूरे रंग का होता है। और ये क्या होता है इसमें? पित्त रस, पित्त पित्त रस का क्या होता है? ये पित्त रस का श्राव, एक मिनट, डस्टर का, पित्त रस का श्रावण होता है। अगर आप इतना ही लिख दोगे और यकृत बना दोगे, लेकिन डायग्राम अभी हम नहीं बना पाएंगे। हम डायग्राम आपको अगली क्लास में बना के बताएंगे, ठीक है, क्या होता क्या नहीं। तो देखो यकृत जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, भूरे रंग का होता है, इसमें पित्त रस का श्रावण होता है छोटी आंत में, ठीक है। इतना चीज हो गया। अब हम आपको बताते हैं बड़ी आंत, ठीक है। क्या बताते हैं हम आपको? बड़ी आंत। देखना, देखो स्क्रीन शॉट जो लेना ले लो। हम आपको बताते हैं बड़ी आंत। तो देखो अब क्या गया है, अब हमारा बड़ी आंत है। देखो बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन और पानी लवण को अवशोषित करना तथा मल के रूप में बाहर निकालना। इसमें जो पाचन देखो बड़ी आंत क्या होता है? बड़ी आंत में भोजन पानी लवण को अवशोषित करना तथा मल के रूप में बाहर निकालना। देखो बाबू बड़ी आंत हमारा क्या करता है? आप लोग जो वही भोजन पानी और नमक वमक खाते हो, नमकीन वमकीन ना, वो उसका क्या करता है? अवशोषित करता है। ये पाचन नहीं करता, ये क्या करता है? अवशोषित करता है। और जो आप सुबह जाते हो निकाल देते हो उस मल के रूप में, वही ये निकाल देता है, मल के रूप में बाहर निकालता है। इसमें कोई पाचन एंजाइम नहीं होता। इसमें क्या होता है? कोई पाचन एंजाइम हमारी बड़ी आंत में नहीं होता है, ठीक है। हमारी बड़ी आंत में कोई पाचन एंजाइम नहीं होता। यहाँ पाचन नहीं बल्कि अवशोषित होता है। यहाँ क्या होता है? पाचन नहीं बल्कि अवशोषित होता है। और देखो इसमें कुछ बैक्टीरिया भी पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया, ये हमारे बैक्टीरिया के रूप में यहाँ पर मिलता है, ठीक है। उसी से अवशोषित किया जाता है। तो हमारा ये बड़ी आंत हो गया। इसके बाद हमारा आता है, देखो मलाशय आता है, ठीक है। मलाशय में क्या होता है महोदय जी? मलाशय में बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही मलाशय कहलाता है। जो हमारे पेट में बेकार पदार्थ होते हैं, देखो जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, जैसे हमारे घर में भी कुछ ऐसे चीजें होंगी जो हमारे काम में नहीं आते हैं, ठीक है, जो जिसको आप बाहर फेंक देते हो। जैसे कुछ हम उसको यूज कर लेते हैं और फेंक देते हैं। जैसे कि यही हमारा मार्कर हो गया महोदय जी, और ये हमारा डस्टर हो गया, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, जब हम इसका पूरा उपयोग कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसका जो नोक है, मतलब आगे जो ये ब्रश नुमा संरचना है, नोक है, जब इसकी नोक खत्म हो जाएगी तो हम इसको बाहर फेंक देंगे कहीं पर। इसको रख के कोई काम तो आएगा नहीं दोबारा। तो वैसे जो हम कुछ अपने शरीर में पदार्थ लेते हैं, जैसे हम उससे न्यूट्रिशन, अभी प्रोटीन, फैट, ये सब वगैरह अगर हम उससे ले लेते हैं, उसके बाद जो इसमें कोई खराब चीज होती है उसको फिर हम मल के रूप में मलाशय से उसको हम बाहर निकाल देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम मलाशय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि हमारे घरों में जो हम सरसों लेके जाते हैं, कहाँ पे? वहाँ सरसों से तेल निकालने के लिए, हाँ। तो देखो हम पहले सरसों लेकर जाएंगे, उससे तेल निकालेंगे, ठीक है। और जो हमारा उसमें खली के रूप में उपयोग होता है, उसको हम कहीं पर फेंक देते हैं, या फिर हम उसको गाय को दे देते हैं, वो खा लेती है। या फिर हम खेतों में भी उसको बहुत उपयोग करते हैं। आजकल उसका उपयोग खेतों में भी किया जा रहा है मुख्यतः।
तो हमारा ये हो गया। इसके बाद देखो श्वसन वसन आता है, उसको हम पढ़ा देंगे। अगर आप इतना ही कर लेते हो, मैं वादे के साथ बोलता हूँ आप बहुत अच्छा नंबर लाओगे, परफॉर्मेंस करोगे इस पहले चैप्टर में। और जो हमारा लीवर उवर है, यकृत उकृत है, हर्ट वट है, उसको हम भी बता देंगे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो बस आप बने रहिए छोटे से हमारे प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। तो आपके भैया का एक दिन में वीडियो आ जाएगा, उनका भी पढ़ लेना, ठीक है। देखो हम सारे वही नहीं सुनाएंगे छुटुआ, हम यहीं तक बताते हैं। बस आप बने रहिए हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म तक्षशिला क्लासेस में। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां रहिए मस्त रहिए, ठीक है। तो धन्यवाद।